अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो प्राइमरी साइट होती है न्यूट्रिएंट और गैसियस एक्सचेंज की बिटवीन मदर एंड द फीटस। फीटल सर्कुलेशन से वेस्ट प्रोडक्ट मैटरनल सर्कुलेशन में जाते हैं और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और जो भी गैसेस वगैरह हैं, ड्रग्स हैं, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, वो फीटल सर्कुलेशन में जाएंगे। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फीटल कंपोनेंट होता है और एक होता है मैटरनल कंपोनेंट। फीटल कंपोनेंट की दो लेयर्स होती हैं। इनर लेयर को बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, यानी कि ये सेल्स बनाती है, और आउटर लेयर्स को बोलते हैं सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, यानी कि ये सिक्रीट करती है और सिंथेसाइज करती है हार्मोन्स को, जैसे कि एचसीजी। और फिर एचसीजी जो है वो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को टू सिक्रीट दी प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब इसमें MHC1 एक्सप्रेशन नहीं होता है, जिस वजह से मैटरनल इम्यून सिस्टम इसको अटैक जो है नहीं कर सकता, कम चांस होता है। ठीक है, ये फीटल कंपोनेंट हो गया। यहाँ पर इन्होंने एमनियन और कोरियन दिखाई हुई है, और ये अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजन रिच होती है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजन पुअर। उसके बाद ये जो है ये मैटरनल पार्ट है, जिसको हम डेसिडो ऑफ द सेल्स बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम से ड्राइव होता है और इसमें मैटरनल ब्लड होता है लेक्यूनेज में। एंडोमेट्रियल वेन और आर्टरी दिखाई हुई है और ब्रांच विलस है इसमें। ठीक है, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड फीटल यूरिन से ड्राइव होता है मेनली। इसके अलावा कुछ जो है वो फीटल लंग फ्लूइड होता है, यानी ये जो येलो एरोज कहे हैं कि जो है वो यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से ड्राइव हो रहा है यूरिन से और लंग से। और उसके बाद इसकी क्लियरिंग कैसे हो रही है? फीटल स्वेलविंग मेनली ये स्वेलो कर लेता है, और कुछ इंट्रामेम्ब्रेनस इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब इसमें दो टर्म्स हैं, पॉलीहाइड्रोमनियोस और ओलिगोहाइड्रोमनियोस। पॉलीहाइड्रोमनियोस का मतलब है टू मच एमनियोटिक फ्लूइड, जब AFI इंडेक्स मोर देन 10 हो जाए। तो ये तब होगा जब बेबी जो है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा एमनियोटिक फ्लूइड को, यानी एसोफेजियल या ड्यूडेनल एट्रेसिया हो गया उस उन केसेस में। और ओलिगोहाइड्रोमनियोस में क्या होता है कि टू लिटिल एमनियोटिक फ्लूइड होता है, AFI इंडेक्स लेस देन 5 हो जाता है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी एंड बायलेटरल रीनल एजेनेसिस। यानी उन केसेस में होगा जिसमें बेबी एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएगा यूरिन को, यानी कि किडनीज में प्रॉब्लम होगी। और अगर ये ज़्यादा हो जाए ओलिगोहाइड्रोमनियोस, तो इसकी वजह से पोर्टर सीक्वेंस हो जाता है। नेक्स्ट कम्स द ट्विनिंग। सबसे पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं, नो ट्विनिंग। एक एग है, एक स्पर्म है, फर्टिलाइजेशन हुई, 2 सेल स्टेज। उसके बाद मोरूला बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डिस्क, और फिर ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, एमनियन और कोरियन बन गया। नो ट्विनिंग इफ नो स्प्लिटिंग। ठीक है, अब दो तरह के ट्विन्स होते हैं, डाइजाइगोटिक ये जिन्हें हम फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं, और मोनोजाइगोटिक जिन्हें आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। ये 2/3 होते हैं और ये 1/3 होते हैं। डाइजाइगोट का मतलब है इसमें दो जाइगोट बनते हैं, मोनोजाइगोटिक का मतलब है इसमें एक जाइगोट बनता है। पहले हम जाइगोटिक को देख लेते हैं। इसमें दो ही एग्स हैं, दो ही स्पर्म्स हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, 2 सेल स्टेज, दो जाइगोट बने, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क। उसके बाद डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक जो है वो फीटस बनेगा, यानी कि डाइकोरियोनिक मतलब प्लेसेंटा भी दो होंगे और डाई एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी भी दो होंगी। दोनों का अपना प्लेसेंटा और एमनियोटिक कैविटी होगी। उसके बाद मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं, इसमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग की वजह से ये होता है। अब डिफरेंट डेज पर स्प्लिटिंग होने से डिफरेंट तरह के ट्विन्स बनते हैं। ये MCQs में आते हैं कि किस डे पर ट्विनिंग स्प्लिटिंग होगी तो क्या बनेगा। ठीक है, सबसे पहले 0 to 4 days पर अगर स्प्लिटिंग हो रही है 2 सेल स्टेज पर, यहाँ पर जाइगोट बन गया है। ठीक है, एक ही जाइगोट है वो स्प्लिट हो गया है,
मोरूला बना, ब्लास्टोसिस्ट बना और उसके बाद डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस बनेंगे, यानी कि दोनों का प्लेसेंटा भी डिफरेंट होगा और एमनियोटिक कैविटी भी डिफरेंट होगी। ये 25% केसेस में होता है। अगर 4 to 8 डेज पे स्प्लिटिंग हो रही है तो अब क्या होगा, मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक ट्विंस बनेंगे, यानी एमनियोन तो दोनों की डिफरेंट है लेकिन प्लेसेंटा इनका शेयर हो गया है, एक ही प्लेसेंटा है और ये 75% है, यानी कि ये ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद अगर 8 to 12 डेज पे स्प्लिटिंग हो रही है, इसमें भी इसमें क्या होगा, मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक, यानी शेयर्ड एमनियोटिक कैविटी और शेयर्ड प्लेसेंटा। अगर 13+ डे पर हो रही है तो इसमें भी मोनोकोरियोनिक और मोनो एमनियोटिक है और साथ में ये कंजॉइंड होंगे, यानी बेबीज साथ अटैच होंगे और ये दोनों रेयर हैं, ठीक है। इनमें मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक है दोनों और इसमें सात कंजॉइंट ट्विंस भी होंगे और ये सबसे कॉमन है जो कि 4 to 8 डेज पर हो रहा है, मोनोकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक। और इस सबसे पहले डाइकोरियोनिक और डाई एमनियोटिक, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं कि किस स्टेज पर स्प्लिटिंग होगी तो कौन से ट्विंस बनेंगे। उसके बाद अगर हम देखें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसमें ये क्या होता है, मोनोकोरियोनिक जो जेस्टेशन है उसमें होता है, क्योंकि इनमें प्लेसेंटा एक ही होता है। तो क्या होता है कि अनबैलेंस्ड एवी एनास्टोमोसिस होता है ट्विंस के दरमियान, शेयर्ड प्लेसेंटा है ना, तो इसमें नेट ब्लड फ्लो फ्रॉम वन ट्विन टू अदर, यानी एक ट्विन को ज़्यादा ब्लड फ्लो चली जाती है और दूसरे को कम मिलती है। तो जो डोनर ट्विन होता है उसमें हाइपोवोलीमिया और ओलिगोहाइड्रोमनियोज मिलेगा और जो रिसिपिएंट ट्विन है उसमें हमें हाइपरवोलीमिया और पॉलीहाइड्रोमनियोज मिलेगा। और जो डोनर ट्विन है इसे हम स्टक ट्विन अपीयरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्रेस हो जाता है अगेंस्ट द यूट्राइन वॉल ड्यू टू लैक ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे बच्चा श्रिंक हो जाता है ना, वैसे एक बच्चा हेल्दी होगा बिल्कुल और एक जो है वो बहुत ही श्रिंक होगा।